प्रिय बच्चों, देखिए मैं मोतीलाल अहरवार, शिक्षक नेहरू टेकाई पनवाड़ी। आज मैं कक्षा 10 के गणित लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। आप कृपया करके लगन से देख के जाया करें और समझते जाया करें। और एक चीज और बता दूं मैं आपको विशेष गौर करने की कि चूंकि आपकी उपस्थिति शासन में जाना है, इसलिए आप सब्सक्राइब बेल आइकन का बटन दबा करके जरूर कर लिया करें। जैसे बेल आइकन वाले बेल पर जिससे सदस्यता आपकी पहुंचे और उपस्थिति आपकी पहुंचती जाए और अधिक से अधिक छात्र जुड़ने का कष्ट करें, क्योंकि ये ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। इसलिए सभी अध्यापकगण आपको ऑनलाइन वीडियो डाल रहे हैं, तो ध्यान देते जाइए। अब देखिए, जो मैंने आपको उस दिन प्रश्नावली 1.2 के सवाल कुछ करने के लिए दिए थे, तो बच्चों ने कर लिए है। जिसमें से एक बच्चे ने और ये सवाल की समस्या की है, उसमें उस सवाल को बता रहा हूं। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। एक सवाल था 7429 के अभाज्य गुणनखंड ये करना था। तो देखिए, मैं आप लोगों से भी कहता हूं, जिसको कोई समस्या हो वो अपने जो आपका ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में डाल दिया करें, हम उनसे कांटेक्ट कर लिया करें। ग्रुप में डालिए, जो समस्या हो मैं आपकी सॉल्व करता जाऊंगा। तो देखिए, इसके अभाज्य गुणनखंड करना थे, तो 7429 आपको ये होमवर्क दिया था, तो बच्चे ने पूछा है। तो देखिए, ध्यान दे लीजिए, आपके पीछे विषम संख्या है, तो निश्चित समझ जाया करो कि ये विषम संख्या से ही ये डिवाइड होगा। तो विषम संख्या से हम लेकर के चलेंगे। जैसे मान लीजिए आप 2 हैं, तो अभाज्य गुणनखंडों में हमने देखा है विषम संख्या नहीं है, 3 से नहीं कट रहा पूरा। इसी बात 5 से लेंगे, 7 से लेंगे, 11 से लेंगे, 13 से लेंगे, यानी भाग दे करके आप रफ में देख सकते हैं ये किससे कट रही है। 13 से आएंगे, 17 से देखिए, 17 से। तो इस प्रकार से कर लेते, 17 का भाग आपको देना 7429 में। 17 चौको 68, 14 से 8 गई 6, सामने अंक उतारो 2 को, 17 3 51, 2 में से 1 गई 1, 6 में से 5 गई 1, अंक उतारो 9 को, 17 7 119 कर गया। 17 से ये आपके आ गया 437। अब 17 के बाद आते हैं 19 आपकी विषम संख्या, 19 का पहाड़ा दे, 19 का भाग देकर देखेंगे 437, 19 दूनी 38, 13 8 गई 5, 29 57, 19 से काटा, देखिए कितना आ गया 23। अब 23 किसी ने 23 स्वयं से कटती है, वो 23 से कम 23 जी। तो इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 7429 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये हल करना था। अब देखिए, आपका अगला सवाल है, दूसरा सवाल, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक HCF और लघुत्तम समापवर्तक LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। देखिए, मैं आपको लिख दे रहा हूं बोर्ड में। दूसरा सवाल है आपके इसी प्रश्नावली का, दिया उसने कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के निम्नलिखित युग्मों
निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक यानी कहलाता है HCF तथा लघुत्तम समापवर्तक ये कहलाता है LCM। लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए तथा उसकी जांच कीजिए। ज्ञात कीजिए तथा उसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है। ये आपको ज्ञात करना है कि यानी दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। ये आपको ज्ञात करना है। तो आपको उसमें मासा भी निकालना है और लासा भी निकालना है। जब मासा और लासा निकल आए उसमें दो संख्याएं जो दी होंगी, जैसे दिया है उसमें संख्या दी है 26 और 91, 26 और 91 ये दी है। तो इन दो संख्याओं का हम महत्तम समापवर्तक HCF भी निकालेंगे और LCM भी निकालेंगे। जब HCF और LCM आ जाए फिर उसकी जांच करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल अर्थात 26 और 91 का गुणा करें और जो मासा और लासा ज्ञात किया है HCF और LCM उन दोनों का गुणा करें तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपको निकालना है। तो सर्वप्रथम हम 26 और 91 का HCF निकालेंगे। 26 तथा 91 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक आपको इनका ज्ञात करना है। तो हम इनके पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 26 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 एकम 2 2 3 6 13 13 एकम 13। इसके आगे बराबर 26 के 2 गुणा 13 13 के आया 13 पे घात 1 और ये 2 पे घात 1। अब 91 के कर लेंगे। 91 के 7 से लेंगे 7 एकम 7 और 7 एकम 7 2 21 हुए 7 थी 21 13 13 एकम 13। तो यानी 91 के हो गए आपके 7 गुणा 13 7 पे घात 1 13 7 पे घात 1 13 ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब आपको 26 तथा 91 का HCF बराबर। तो इसमें ध्यान देना है आपको कि छोटी घात वाली संख्या छोटी निम्न घात वाली संख्या वो दोनों में उभयनिष्ठ हो। दोनों में कैसी हो? उभयनिष्ठ। देखिए 2 और 7 तो अलग अलग है उभयनिष्ठ, लेकिन 13 13 दोनों में उभयनिष्ठ है। इसलिए 26 और 91 का HCF होगा 13। तो इस प्रकार से आपको 26 और 91 का हमने HCF निकाल दिया। अब 26 तथा 91
का LCM बराबर, देखिए LCM में इसमें लेते हैं बड़ी घात, तो देखिए 2 अलग है, 2 गुणा 7 अकेला है और 13 दोनों ओवरनेस्ट है, तो आपका 13 अकेला आ जाएगा। इस प्रकार इनका गुणा कर लेंगे, 13 सते 91 हो जाएगा जी, 91 और 2 एकम 2 दूनम 18, 182 आ गया। तो जी आपका LCM आ गया, LCM, और जी आपका SCF आ गया था। ठीक, अब देखिए सवाल को, उसने कहा महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक आ गया 13 और लघुत्तम समापवर्तक LCM आ गया 182। अब वो कहता है कि जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या हमारी 26 और 91 थी, तो 26 और 91 का गुणनफल बराबर 26 गुणा 91 कर लीजिए, 1 6 2 2 9 6 54 की 4 5 9 2 18 5 23 6 4 2 6 और 3 और 2 बराबर आ गया आपका 2366। तो ये आ गया आपका 2 संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल आ गया। अब वो कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर, दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो देखिए अब निकालेंगे HCF गुणा LCM बराबर, HCF महत्तम समापवर्तक कितना है, 13 गुणा LCM कितना है, 182, 182, 13 गुणा कर लेंगे, 13 दूनी 26 की 6, हसन लगाई 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106, हसन लगाई 10, 13 कम 13 और 10 23, 2366। अतः 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF। अब देखिए आपका तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल में दिया उसने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए, यानी गुणनखंड विधि द्वारा। अब गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM निकालना है। तो देखिए पहला सवाल दिया है 12, 15 और 21, 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 कि आपको HCF और LCM निकालना है। तो देखिए गुणनखंड विधि द्वारा 12 के गुणनखंड कर लेंगे पहले, यानी इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हम क्या करेंगे, 12, 15 तथा 21 के अभाज्य गुणनखंड। 12 की देखिए 2 दूनी 4 थी 12 हो जाएंगे इसके, यानी 2 पे घात 2 गुणा 3 पे घात 1। 15 के करिए 3 गुणा 5 बराबर 3 पे घात 1 गुणा 5 पे घात 1। 21 के करिए 3 गुणा 7, 7 21, 3 पे घात 1 गुणा 7 पे घात 1।
ये हो गए आपके अभाज्य गुणनखंड। अब इनका निकालना है HCF। तो 12, 15 तथा 21 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक बराबर। अब इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे न्यूनतम घात और वो सबसे सब में उभयनिष्ठ हो। सबसे न्यूनतम घात वाला पद और सब में उभयनिष्ठ हो। आप कह सकते हैं जैसे 2 है, इस पर घात बड़ी है, 2 पे घात है 2 की, 5 है, इस पर घात है कि भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं, सब में उभयनिष्ठ चाहिए। जो अभाज्य गुणनखंड दिए सभी जो संख्या दी उनमें अभाज्य, तो सबसे न्यूनतम आपका कितना है, सब 3 है और 3 सब में उभयनिष्ठ है। 3 सब में कैसा है, उभयनिष्ठ है। तो 12, 15 और 21 के HCF हो गया कितना, 3। अब इसका निकालना है हमको LCM। तो 12, 15 तथा 21 का LCM बराबर। इसमें लेते हैं हम बड़ी घात। तो देखिए 2 पे घात 2 है गुणा 3 सब में उभयनिष्ठ है, एक ही बार लेंगे, गुणा 5 अकेला है 5 पे जाएगा, गुणा 7 बड़ी घात वाले पर जितने आ जाएंगे सब है। तो जो हो जाएगा आपका 2 का वर्ग 2 4, 4 का इसमें 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 4 थी 12 पंचे 60, 7 6 42, 420। तो ये आपका HCF हो गया और ये आपका LCM हो जाएगा। तो ये आपका ऐसे आंसर हो गया और ये आपका यही निकाल के पूरा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से अब आपको जो और दोनों सवाल दिए हैं मैं लिख दूंगा बाद में, तो दोनों सवालों को आपको लगाना है, ठीक। तो इस प्रकार से आपका जो हो गया। अब आपका चौथा सवाल है, दिया है HCF संख्या 306,657, 306,657 बराबर 9 दिया है, बराबर दिया है 9 दिया है। LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। LCM 306 और 657, 306 और 657 ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है मतलब HCF दे रखा है, LCM आपको निकालना और ये आपकी संख्या दी हुई है। तो देखिए आपने सूत्र भी मैंने कल बताया था आपको, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है। तो इस प्रकार से आपको निकालना है, LCM ज्ञात करना है, LCM आपको ज्ञात करना है। तो LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे HCF। जो हमको निकालना है उसको लिख देंगे, यदि HCF निकाला होता है और LCM दिया होता है यहां लिख देते हैं, बराबर पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 है। HCF इसका दिया है कितना, 9। HCF दिया है 9, तो HCF के स्थान में बटे 9 है। अब इसको काट देंगे, देखिए किससे कटता है, ये तो करता नहीं, 9 3 27 कर जाएंगे, 9 3 27 7 3 9 1 9 9 3 27 9 4 36 जी आपके आ गए 657 गुणा 34। गुणा कर लीजिए, 4 से 28 की 8 से लगाई 2, 4 20 2 22 की लगाई 2, 4 से 24 2 26, तो 7 21 की 1 से लगाई 2 3 15 2 27 7 से लगाई 1 6 18 1 19।
8 2 1 3 7 6 13 के साला ये 3 9 3 12 की 2 साला 1 2 जी आ गया आपका LCM बराबर 22,338 22,338। इस प्रकार से आपका कुछ भी पूछ दे, अगर HCF पूछा तो बड़े LCM आ जाएगा, यदि पहली संख्या पूछी तो LCM गुणा HCF बड़े दूसरी संख्या आ जाएगी। यानी 4 में से आपको तीन चीजें पता होंगी, चौथी निकालनी होती है। अब आपका इस प्रकार से अगला सवाल है 5वां। देखिए अब अगला 5वां सवाल दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n है आपकी के लिए 6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आपका इस प्रकार से जो सवाल दिया है, तो हम इसमें हम मान के चलेंगे, माना किसी प्राकृत संख्या n के लिए, माना किसी प्राकृत संख्या n की, मान लिया हमने, माना किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। ये हमने मान के चला, जब ये 6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त होगा तो इसका मतलब है कि 6 पे घात n 5 से विभाज्य होगा। तो 6 पे घात n 5 से विभाज्य होगा। इसका मतलब समझिए आप, यानी n का मान कोई भी घात हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, तो वो मान क्या है, अंक 0 पर समाप्त होता है कह रहा। तो 6 पे घात n जब होगा तो 5 से विभाज्य होना चाहिए, उसे 5 से उसे कर देना, विभाज्य होना चाहिए। तो 5 से विभाज्य करने के लिए, इसके लिए हम इस प्रकार से कहते हैं कि चूंकि गुणनखंड कर लेते हैं, चूंकि 6 पे घात n को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 पे घात n, ये गुणनखंड होगा इसके, 6 के 2 गुणा 3 पे घात n। तो यानी इसके 6 के गुणनखंड 2 और 3 आए, 5 तो इसमें आया नहीं है, तो हमको देखना है 5 से विभाज्य होगा या नहीं। तो इस प्रकार से देखते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि 6 पे घात, इससे अतः इससे स्पष्ट होता है कि 6 पे घात n के अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 3 है। यानी 6 के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 3 है, 5 तो इसमें आ रही है, 2 3 इनके अतिरिक्त हैं, इनके अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं, यानी 2 और 3 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। यदि 5 इसमें गुणनखंड आ जाता तो ये 6 पे घात n वाला जो है विभाजित हो जाता, लेकिन कोई ऐसे संख्या नहीं आई है, इसलिए 6 पे घात n, इसलिए 6 पे घात n 5 से विभाजित नहीं हो सकती। 6 पे घात n का कोई गुणनखंड गुणनखंड 5 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, क्योंकि इसे विभाजित होनी चाहिए। 6 पे घात कितने रखो, मान लीजिए आपने 2 रख ली, 6 यानी 6 पे n का मान मान लीजिए आप 2 रख लेते तो 6 पे घात 2 तो 6 36 होगा, 5 से कभी विभाजित नहीं होगा।
कितना ही रखे, 3 रखे, 6 6 छक्का 216, 5 से विभाजित नहीं होगी, कितना ही रखे लेकिन 5 से विभाजित नहीं होगी। इसलिए 6 पे घात n का कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि 6 पे घात n अंक शून्य पर, अतः इससे स्पष्ट होता है कि 6 पे घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि आइए हाथ में नहीं। तो इस प्रकार से जो गया। अब बच्चों इस प्रकार से अब मैं आपको थोड़ा होमवर्क दे रहा हूं, उससे आप सवाल लगाएंगे। जो समस्या होगी आप इसे, जो आपका ग्रुप बनाया है बॉयज और गर्ल्स का, तो जिसकी जो समस्या हो इसमें आप डाल करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी समस्या को सॉल्व करूंगा। देखिए अब आपको गृह कार्य करके लाना है। होमवर्क देखिए, सवाल है आपका, कौन कौन करके लाना है आपको? 510 और 92, 510 और 92। तीसरा दिया है 110 और 92, तीसरा दिया है आपका 336 और 54, 336 और 54। जी आपका पहले सवाल के जो भाग थे तो आभार करके लगाना पहले की तरह। उसके जो है आपको एचसीएफ और एलसीएम निकाल के निकालना है। एचसीएफ तथा एलसीएम और गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। पहले के पार्ट है, पहले सवाल के पार्ट, तो आपको जे करके लेना है। और एक सवाल और है, आपको दे दूं, तीसरा सवाल के भाग, तीसरा सवाल के दिए थे, दूसरा पार्ट दिया है, इसके दिया है उसमें 17, 23 और 29, 17, 23 और 29। इसका तीसरा दिया हुआ है 8, 9 और 25, 8, 9 और 25। इनका आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करो। तो ये आपको हल करके लाना है। और जो जिस पे जो समस्या हो आप मुझे इसी व्हाट्सएप पे वीडियो के माध्यम से अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं और मैं उस समस्या को आपको सॉल्व करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।